नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल जो पीटीटी का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो जीके के प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उन प्रश्नों की सार गंभीरता कितनी थी और उन प्रश्नों से संबंधित और भी कई प्रश्न हैं, उनकी भी आज हम इस वीडियो में चर्चा है वो करने वाले हैं। तो मित्रों, जो पहला प्रश्न है वो है दीपक चाहर किस खेल से संबंधित है। यानी दीपक चाहर एक खिलाड़ी है, उनका संबंध है किस खेल से है? तो उनका संबंध है क्रिकेट से माना जाता है। दीपक चाहर है वो क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है वंश भास्कर के लेखक कौन है। एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है, उस पुस्तक का नाम है वंश भास्कर और उसके लेखक का नाम पूछा है कि वंश भास्कर के लेखक कौन है। तो वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। तीसरा प्रश्न है किस देश को हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन प्रदान किया गया। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने किस देश को मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन यानी किस देश को ये मान्यता प्रदान की कि आपके देश में मलेरिया है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो उस देश का नाम है अल साल्वाडोर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध जो थेवा कला है, मिट्टी के ऊपर जो बर्तनों के ऊपर जो कुरेद के कला बनाई जाती है जिसका नाम है थेवा कला, उसका संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है। तो उसका संबंध है प्रतापगढ़ से है। अगला प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया। एक पुरस्कार है जिसका नाम है गांधी शांति पुरस्कार, तो वो सन 2020 का किसको प्रदान किया गया। वो प्रदान किया गया था शेख मुजीबुर रहमान को। और ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, ये वर्तमान में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनके पिताजी हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान जिनकी बेटी है वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, तो शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 से वो प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है भारत संघ के साथ जम्मू एंड कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्तांतरित कब किया गया। यानी जब अपना देश आजाद हुआ था तो उस समय जो भी देशी रियासतें थी उनको बोला गया था कि आप अपनी इच्छा से किसी भी देश में शामिल हो सकते हो, भारत के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। तो 3 ऐसी देशी रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, जिन्होंने निश्चय किया कि हम पाकिस्तान में जाकर मिलेंगे। तो इन 3 रियासतों ने पहले निश्चय किया कि हम पाकिस्तान में जाके मिलेंगे, लेकिन बाद में हमारे देश के उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीतिक चालों से ही जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत में मिला लिया था। तो इस विलय पत्र पर हस्तांतरित किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। राजस्थान के संदर्भ में भी हुआ था कि जोधपुर और जैसलमेर रियासत ने भी पाकिस्तान में मिलने का सोचा था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह को ये आश्वासन दिया था कि अगर आप पाकिस्तान में मिलते हो तो हम आपको अच्छी सुख सुविधा देंगे। तो राजस्थान में भी जोधपुर और जैसलमेर रियासतों ने पाकिस्तान में मिलने का निश्चय किया था, लेकिन बाद में ये दोनों रियासतें पाकिस्तान में नहीं मिल पाई और भारत में ये मिल गई थी। अगला प्रश्न है व्यापार करने की सुविधा की रैंकिंग की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। यानी जो किस देश के साथ व्यापार करना है, किस देश के साथ व्यापार करने में सुविधा है, उसकी जो रैंकिंग की घोषणा है वो किसके द्वारा की जाती है। वो की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। और अभी भारत की बात करें तो वर्तमान में भारत का जो स्थान है व्यापार करने की सुविधा की रैंकिंग के हिसाब से, तो वो भारत का वर्तमान में 63वां स्थान है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष है वो कौन होता है। तो वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम बार किस गांव में आयोजित हुआ था। हम सब लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. हुम ने की थी। और यहाँ पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो पहली बार किस गांव में आयोजित हुआ था। तो उस गांव का नाम है फैजपुर और ये आयोजित हुआ था 1937 के अंदर। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई। अभी जैसे वर्तमान में जो मतदान करने की उम्र है वो 18 वर्ष है, लेकिन यही पहले उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी। तो 62वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो मतदान करने की उम्र है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया और वर्तमान में भी जो मतदान की उम्र है वो 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है
एक वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अभी जो कोरोना का जो माहौल चल रहा है, तो इसी कोरोना का मुकाबले करने के लिए कई प्रकार की वैक्सीनें बनी थी। तो एक वैक्सीन निर्माता जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है पुणे के अंदर। और इस जो इंस्टीट्यूट है उसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है अदार पूनावाला। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो एक वैक्सीन का निर्माण करता है और उस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। आपने सुना होगा दो वैक्सीन के नाम, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे के अंदर स्थित है वो उत्पादन करती है कोविशील्ड वैक्सीन का। और इस इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष है उनका नाम है अदार पूनावाला। तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका निर्माण कहां होता है? तो उसका निर्माण होता है हैदराबाद के अंदर। अगला प्रश्न है, तगड़ी कहां पहनी जाती है? तगड़ी एक प्रकार का आभूषण है, तो वो कमर के अंदर पहनी जाती है। अगला प्रश्न है, कांसा है वो किन दो मिश्र धातुओं से बना है? कांसा एक धातु है, वो जो दो मिश्रण धातुओं से बना होता है, तो ये बना है तांबा प्लस टिन से, यानी तांबा और टिन मिलता है तभी कांसे का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, जब अकबर ने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी की तो मेवाड़ का उस समय राणा कौन था? यानी जब अकबर ने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ का जो किला है उसकी जो घेराबंदी की थी, तो उस समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो उस समय मेवाड़ के राणा थे उदय सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें अगर कोई विवाद हो जाए तो उस विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो उन विवादों की जांच है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। और एक बात हम सब लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव या निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो कोई विवाद हो जाए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित तो उस विवादों की जांच है वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है वो करता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सबको पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर ये पूछा जाता कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो उधर ऑप्शन में आता नरेंद्र मोदी, लेकिन यहाँ पर यह पूछा गया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और इस नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग के अध्यक्ष है वो हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया? यानी क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। तो उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। इसी मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में जब जनवरी फरवरी में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम का आयोजन भी इसी मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में किया गया था। उस समय अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप वो आए थे, तो नमस्ते ट्रंप का आयोजन भी इसी मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो गुजरात में रखा गया था। और बाद में इस मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है जो अपनी एजुकेशन है उससे संबंधित है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो उस उपग्रह का नाम है एडुसेट। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनिवार्य किया गया? सर्व शिक्षा अभियान यानी सबको शिक्षा मिले, ये जो अभियान है वो भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनिवार्य किया गया है? तो वो संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था सन 2002 में। और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह है। मेक इन इंडिया मतलब अपने भारत में बनने वाली वस्तुओं के ऊपर लिखा होता है मेक इन इंडिया। तो इसका जो लोगो है उसका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो उसका प्रतीक चिन्ह है शेर, लोयन। जो लोक देवता है वीर तेजाजी, उनका जन्म स्थल कहाँ है? तो वो है खरनाल नागौर के अंदर। और तेजाजी को किसानों का देवता है वो माना जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और जो वर्तमान का जो आपको राजस्थान दिखाई देता है उस राजस्थान की स्थापना भी हम 1 नवंबर 1956 को मान सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक किताब का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट। तो इस पुस्तक के लेखक है दलाई लामा।
उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? यानी एक चित्रकार था, उस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी, तो उस चित्रकार का नाम है अबुल हसन। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। यही अजीत डोभाल एक समय पाकिस्तान में खुफिया एजेंट रह चुके हैं और आज भी पाकिस्तान है इन अजीत डोभाल के नाम से डरता है। तो वर्तमान में अजीत डोभाल है वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अगला प्रश्न है, किस टीम ने प्रथम आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था? यानी ऐसी कौन सी टीम थी जिसने पहली बार प्रथम जब आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो उसको जीता था? तो उस टीम का नाम है राजस्थान रॉयल्स और 2008 के अंदर जीता था और 2008 से ही आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। तो जब क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट की, तो उसको पहली बार जीतने का काम भी राजस्थान रॉयल्स ने किया था। अगला प्रश्न है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? जो प्रसिद्ध दरगाह भी है अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो उनका जो सिलसिला है वो है चिश्ती सिलसिला। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कहाँ थी? जो राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, तो उनकी राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी थी मंडोर के अंदर। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन सा था? जो एक कोरोना नामक बीमारी फैली हुई है कोविड-19, तो उसके खिलाफ जो वैक्सीन आई हुई है उसको मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो वो देश था ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस में कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? जब किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर का कौन सा अंग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो वो प्रभावित होता है हमारे फेफड़े। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? यानी एक ऐसी समिति थी, उसने सिफारिश की थी कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाए। तो उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में है वो शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? हम सब लोगों को पता है कि अपने भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और जो उसकी 8वीं अनुसूची है उसके अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो उसके अंदर 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारस्परिक वर्षा जल संचयन पद्धति का क्या नाम है? यानी प्राचीन समय में जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण रहते थे वो वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक विशेष पद्धति काम में लेते थे। उस पद्धति का नाम क्या है? तो उस पद्धति का नाम है खड़ीन। अगला प्रश्न है, दिल्ली की रायसीना पहाड़ियां किसका हिस्सा है? दिल्ली में अंदर जो रायसीना पहाड़ियां है और कहते हैं कि इसी रायसीना पहाड़ी पर भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थल है वो बना हुआ है। तो वो किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? रायसीना जो पहाड़ियां हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, मुर्रा शब्द का क्या अर्थ है? मुर्रा एक नस्ल का नाम है, तो वो भैंस की एक नस्ल का नाम है। मुर्रा आप लोगों ने सुना होगा, भैंस की एक नस्ल है, गायों की भी अलग नस्लें होती हैं, बकरियों की भी अलग नस्ल होती है। तो जो मुर्रा शब्द है वो भैंस की एक नस्ल का नाम है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राजस्थान में ये पुरस्कार दिया जाता है पेड़ों की सुरक्षा के लिए। एक कहानी घटना भी घटित हो चुकी है खेजड़ली के अंदर। अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने साथ 363 व्यक्तियों ने बलिदान किया था। तो राजस्थान में जो अमृता देवी पुरस्कार है वो पेड़ों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो चूरू जिले में स्थित है। और अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तो जो तिलवाड़ा पशु मेला है वो बाड़मेर में बढ़ता है। उम्मीद करता हूं मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।